गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एम.कॉम फाइनल ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में दिवाली के बाद एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम भारत में श्रम संघों के विकास के लिए दिए गए कुछ सुझावों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, पिछली क्लास में अपन ने श्रम संघों के विकास में आने वाली आंतरिक बाधाओं और बाहरी बाधाओं की चर्चा की थी और उन चर्चाओं को करने के उपरांत यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत में श्रम आंदोलन अभी विकासशील अवस्था में है और अभी हमें इसे विकसित करना है। भारत में श्रम संघों के विकास के लिए अनेकों श्रम विशेषज्ञों, श्रम नेताओं तथा लेखकों ने श्रम आंदोलन के विकास के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। उनमें से कुछ सुझावों का आज हम अध्ययन करेंगे। श्रम संघों के विकास के लिए पहला जो सुझाव दिया गया है वो ये है कि एक उद्योग में एक ही श्रम संघ होना चाहिए। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारे देश में श्रम संघों के विकास में सबसे बड़ी बाधा ये है कि एक उद्योग में एक से अधिक श्रम संघ है, जबकि श्रम संघों के विकास के लिए सबसे पहला सुझाव ये है कि एक उद्योग में एक ही श्रम संघ होना चाहिए। अगर एक से अधिक श्रम संघ होते हैं तो उनमें आपसी मतभेद होते हैं, आपसी झगड़े होते हैं और वे अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेते हैं। और एक से अधिक श्रम संघ होने पर उनकी सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता भी कम हो जाती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने भी ये कहा था कि एक उद्योग में एक ही श्रम संघ, वन यूनियन इन वन इंडस्ट्री होना चाहिए। तो पहला सुझाव ये है कि एक उद्योग में एक श्रम संघ हो तो श्रम आंदोलन का तेजी से विकास किया जा सकता है। दूसरा है अंतर संघीय संघर्षों की समाप्ति। विद्यार्थियों, भारत में विभिन्न श्रम संघों में आपसी संघर्ष चलता रहता है। मतलब जितने भी श्रम संघ हैं, हमारे यहाँ बहुत से श्रम संघ हैं और उन श्रम संघों में आपसी संघर्ष चलता रहता है। अतः उस संघर्ष को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि उनके संगठन को सशक्त बनाया जा सके। अंतर संघीय संघर्षों की समाप्ति के लिए देश के शीर्ष 4 केंद्रीय श्रम संघों ने 1958 में तत्कालीन श्रम मंत्री के हस्तक्षेप से एक आचार संहिता का निर्माण किया था जो निम्न प्रकार से है। मतलब अंतर संघीय संघों में किसी प्रकार का संघर्ष न हो, कॉन्फ्लिक्ट न हो, उसके लिए 1958 में तत्कालीन श्रम मंत्री के सुझावों से एक आचार संहिता का, मॉडल आचार संहिता का निर्माण किया गया जिसमें निम्न बातें कही गई। पहला, श्रमिकों को श्रम संघ के चुनाव की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उसे किसी संघ के सदस्यता के लिए बाध्य न किया जाए। दूसरा, एक श्रमिक एक से अधिक श्रम संघों का सदस्य न हो। मतलब कोशिश ये की जाए कि एक श्रमिक एक से अधिक श्रम संघों का सदस्य न हो, यानी कि एक श्रमिक एक श्रम संघ का ही सदस्य हो तो बेहतर होगा। तीसरा, श्रम संघों को पूर्णतः प्रजातांत्रिक आधारों पर चलाया जाए। मतलब उनको टोटल डेमोक्रेटिक पैटर्न पर चलाया जाए, प्रजातांत्रिक आधारों पर चलाया जाए, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। चौथा, श्रमिकों की अज्ञानता एवं अशिक्षा का श्रम संघ कोई लाभ नहीं उठाएंगे। आमतौर पर क्या होता है कि श्रमिक अशिक्षित होते हैं और उनकी अशिक्षा का लोग लाभ उठाते हैं। तो ये तय किया गया आचार संहिता में कि श्रमिकों की अज्ञानता का, इग्नोरेंस का या उनकी अशिक्षा का कोई लाभ नहीं उठाएंगे तथा अनावश्यक मांगों के लिए हड़ताल न की जाए। मतलब कोई भी स्ट्राइक जस्टिफाइड कारणों से होनी चाहिए, ऐसा कोई कारण होना चाहिए। अगर कारण जस्टिफाइड न हो तो स्ट्राइक नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट, संप्रदायवाद, प्रांतीयता तथा भाई भतीजेवाद से श्रम संघों को दूर रखा जाए। और लास्ट, श्रम संघों के आपसी मामले में उत्पीड़न व हिंसा का प्रयोग न हो। वास्तव में इस आचार संहिता का आज भी पालन किया जाए तो अंतर संघीय श्रम संघर्षों को रोका जा सकता है। तो अपन ने 2 सुझाव देखे अभी। एक तो एक उद्योग में एक ही श्रम संघ हो, दूसरा अंतर संघीय संघर्षों की समाप्ति होनी चाहिए। तीसरा है बाहरी पक्षकारों की समाप्ति। यद्यपि यह सत्य है कि भारत में श्रम आंदोलन को बाहरी नेतृत्व न मिला होता तो
शायद आज भी वर्तमान स्तर पर नहीं पहुंचा होता, किंतु अब इनके भावी विकास के लिए भारी हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए तथा आंतरिक नेतृत्व का विकास करना चाहिए। भारी नेतृत्व को कम करने के संबंध में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी बहुत से सुझाव दिए हैं, जो कि अपन बाद में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि श्रम संघों का यदि विकास करना है तो बाहरी नेतृत्व को कम से कम करना चाहिए। हालांकि ये भी सत्य है कि श्रम संघ जो आज इस स्थिति में हैं, चाहे वो विकासशील अवस्था में ही हैं, लेकिन वो भी इस अवस्था में इसीलिए हैं क्योंकि बाहरी नेतृत्व प्रदान उनको हुआ था। लेकिन अब समय आ गया है कि बाहरी नेतृत्व को कम से कम किया जाकर अपने आंतरिक स्रोतों से ही नेताओं का विकास किया जाए और बाहरी पक्षकारों के हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए। नेक्स्ट है राजनीति से परे। अब भारतीय श्रम संघों के विकास के लिए यह भी आवश्यक है कि श्रम संघों को राजनीति से दूर रखा जाए, मतलब इनको पॉलिटिकल उससे दूर रखा जाए। राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के लिए श्रम संघों का बेवजह इस्तेमाल करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, इसलिए इस प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिए। मतलब राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जब श्रम संघ अपना कार्य करते हैं तो वो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं माना जाता। तो श्रम संघों के विकास के लिए ये आवश्यक है कि इनको राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। प्रोफेसर कीनन ने भारतीय श्रम संघों में सुधारात्मक सुझाव देते हुए यह कहा कि भारतीय श्रम संघों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी का भी सुझाव है कि श्रम संघ के नेताओं तथा पार्टी के नेताओं को इस बात का पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि श्रमिकों के उचित हितों की बलि न हो। तो कुल मिलाकर यह है कि श्रम संघों को राजनीति से दूर रखा जाए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम हो, क्योंकि जहाँ राजनीतिक स्वार्थ आ जाता है तो वहाँ नेता क्या करते हैं, अपने स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति करते हैं और संगठन का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो इनको राजनीति से दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट है संप्रदायवाद से दूर रखना। अब भारत में श्रम आंदोलन के विकास में एक बहुत बड़ी समस्या या बाधा हम कह सकते हैं, वो ये भी रही है कि श्रम संघों में जातिवाद, कास्टिसिज्म या संप्रदायवाद आ गया है। अतः श्रम आंदोलन के विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है कि श्रम संगठनों को जातिवाद से या संप्रदायवाद से एकदम विमुख किया जाए, इनको दूर रखा जाए। नेक्स्ट है कल्याणकारी कोषों की स्थापना। श्रम संघों को अपने कुछ कल्याणकारी वेलफेयर फंड्स की कोषों की स्थापना करनी चाहिए ताकि कठिनाई के समय इन कोषों से अपने मजदूर भाइयों की, अपने श्रमिक भाइयों की आर्थिक सहायता की जा सके। इससे श्रमिक संघ को केवल हड़ताल का साधन ही नहीं मानेंगे बल्कि उनके हितार्थ एक संघ के रूप में समझेंगे। मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि श्रम संघों को अपने कुछ कल्याणकारी कोषों या वेलफेयर फंड्स की स्थापना करनी चाहिए ताकि इन कोषों से श्रमिकों के हितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम्स की व्यवस्था कर सकें तथा कठिनाई के समय, मतलब डिफिकल्ट पीरियड में उनकी कुछ आर्थिक सहायता भी की जा सके। इससे श्रम संघ को केवल हड़ताल का साधन ही नहीं समझेंगे और उनके हितार्थ एक संघ के रूप में समझेंगे। मतलब श्रमिकों को तो लगता है कि जो श्रम संघ है केवल हड़ताल के ही एक लिए बने हुए हैं, केवल हड़ताल ही करते हैं। जब एक कल्याणकारी कोष की स्थापना हो जाएगी और उस कोष से श्रमिकों की आर्थिक सहायता या मदद की जाएगी तो उनको भी ये लगेगा कि केवल ये एक हड़ताल करने वाला संगठन नहीं है बल्कि ये उनकी मदद के लिए बनाया गया संगठन है, इससे वो अपना जुड़ाव भी मानेंगे। नेक्स्ट है आंदोलन कोष की स्थापना। अब भारतीय श्रमिक जो है वो बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है, पॉवर्टी बहुत नीचे लेवल पे है। तो क्योंकि भारतीय श्रमिक बहुत निर्धन है, बहुत गरीब है, तो होता क्या है, वो सुबह कमाता है, शाम को उस पैसे को खाता है, या शाम को कमाता है तो सुबह उस पैसे से अपनी गृहस्थी चलाता है। ऐसी स्थिति में आंदोलन यदि किया जाता है तो आंदोलन काल में उसको अपना पेट पालने के लिए बहुत दिक्कत आती है, कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो दैनिक भोगी कर्मचारी की तरह होता है जो शाम को कमाता है तो सुबह की रोटी खाता है और सुबह कमाता है तो शाम की रोटी खाता है। अतः श्रम आंदोलन की सफलता जो है वो खतरे में
पड़ जाती है, क्योंकि आंदोलन के लिए उसको देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में श्रम संघों के विकास के लिए एक सुझाव ये भी है कि इनको अलग से एक पृथक से आंदोलन कोष की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जब भी किसी परिस्थिति में यदि आंदोलन करना भी पड़े तो श्रमिकों से कोई पैसा न लेना पड़े और श्रमिकों के आर्थिक हितों पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट है श्रमिकों को प्रशिक्षण। अब श्रम आंदोलन के विकास के लिए श्रमिकों को श्रम आंदोलन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है। मतलब यह है कि हमारे देश में जो श्रमिक है वो न केवल गरीब है बल्कि वो अशिक्षित भी है, और अशिक्षा के कारण से श्रमिकों का बहुत सा अहित हो जाता है। तो श्रमिकों के साथ अहित ना हो, उनके साथ कोई बुरा बर्ताव ना हो, उनके साथ कोई कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है? श्रमिकों को प्रशिक्षण देना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। श्रमिकों में से चुने गए उनके नेताओं को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मतलब श्रमिकों में से जो इंटरनल नेता उभर कर आए हैं उनको आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उनको आधुनिक सौदेबाजी, कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसे हम कहते हैं, उसकी विभिन्न विधियों की और प्रक्रियाओं की जानकारी देनी चाहिए। मतलब जो श्रमिक वर्ग है उनमें से चुनकर जो नेता आते हैं, क्योंकि उनको प्रोसीजर्स की जानकारी, प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती है, उनको सामूहिक सौदेबाजी के आधुनिक हथियारों के बारे में पता नहीं कि आधुनिक सौदेबाजी कैसे की जाती है, कब की जाती है, क्यों की जाती है, तो उनको इन संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, ताकि जो आंतरिक रूप से उभर कर आए हैं नेतागण श्रमिकों के, उनको भी सब पता रहे कि कैसे व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे काम किया जाता है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं। तो श्रम संघों के विकास के लिए श्रमिकों का प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। तो श्रम संघों का यह दायित्व भी है कि वो श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का कार्य करें। नेक्स्ट है 100% सदस्यता। मतलब ये तो किसी भी अभियान के लिए न केवल श्रम संघों की बात है, कहीं भी हम कह सकते हैं अगर कोई भी संगठन का निर्माण किया जा रहा है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस संगठन में जितने भी काम करने वाले लोग बाग हैं वो सब उसके सदस्य बने। तो श्रम संघों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है कि हमारे श्रम संघों में यदि उनको विकसित करना है तो 100% सदस्यता होनी चाहिए। उससे क्या होता है? उससे एकता आती है, यूनिटी डेवलप होती है, एक सबके लिए और सब एक के लिए भावना जागृत होती है। इससे श्रमिक संघ अधिक सशक्त और दृढ़ होते हैं। अब मान लीजिए श्रम संघ तो आपके हैं, लेकिन आपने उसकी जो सदस्यता है उसको वॉलंटरी कर रखा है, ऐच्छिक कर रखा है, और सदस्यता चूँकि आपने ऐच्छिक कर रखी है इसलिए ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे श्रमिक उसके सदस्य बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए कि श्रम संघों के सदस्य जो हैं वो सभी उसकी सदस्यता ग्रहण करें, तभी एकता की बात आती है, तभी यूनिटी की बात आती है, और तभी श्रम संघ सशक्त भी होते हैं और दृढ़ भी होते हैं। नेक्स्ट है वेतनिक पदाधिकारी। श्रम संघों में अब तक अवैतनिक नेता ही कार्य करते रहे। मतलब श्रम संघों की परंपरा रही है कि जो भी नेता इसके होते हैं वो अवैतनिक कार्य करते हैं, वो पेड नहीं होते हैं। तो वेतन के अभाव में श्रम संघ के विकास में वो पूर्ण ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि उनको वेतन नहीं मिलता, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता, तो वो श्रम संघों के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। अतः श्रम संघों में वैधानिक पदाधिकारी जो नियुक्त किए जाने चाहिए वे वैतनिक होने चाहिए। मतलब जो पैसा लें और कार्य करें, क्योंकि जब आदमी किसी कार्य के लिए पैसा नहीं लेता, अवैतनिक रूप से कार्य करता है, तो उसकी उस कार्य के प्रति बाध्यता भी कम हो जाती है, वो जुड़ाव भी कम महसूस करता है। लेकिन जब नेताओं को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए, संपादित किए जाने वाले कार्यों के लिए पैसा दिया जाता है या वो वैतनिक कर्मचारी हो जाते हैं, तो वो श्रम संघों के विकास तेजी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है उचित एवं उत्तरदायी नेतृत्व। श्रम संघों के नेता चुनने में भी पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब नेता जो हो वो बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होना चाहिए, उत्तरदायी व्यक्ति होना चाहिए, पूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। वे श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि समझते हों और वायदों को पूरा करने की क्षमता रखते हो। मतलब उनको श्रमिकों की डिमांड्स का पता होना चाहिए कि श्रमिकों की मांगें क्या हैं, श्रमिकों की समस्याएं क्या हैं, और उन समस्याओं को या उनके जो द्वारा जो वायदे किए जाते हैं उनको वायदों को कैसे पूरा किया जाए, ये क्षमता श्रम संघ के नेताओं में होनी चाहिए। तो उचित एवं उत्तरदायी नेतृत्व भी बहुत आवश्यक है श्रम संघों के विकास में,
क्योंकि येन केन प्रकरण आप नेता तो बन जाते हैं, लेकिन अगर आप में उत्तरदायित्व की भावना नहीं है, अगर आप श्रमिकों की प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को नहीं समझते या उनके निराकरण करने का कोई उपाय नहीं जानते, तो ऐसी स्थिति में श्रम संघ डेवलप नहीं हो सकता, उसका विकास नहीं किया जा सकता। तो श्रम संघों का विकास करने के लिए नेतृत्व भी उचित और उत्तरदायी हो, रिस्पॉन्सिबल नेतृत्व होगा, तो श्रम संघों का ऑटोमेटिकली विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़ताली प्रवृत्ति पर रोक। ये हमारे भारतीय श्रम संघों के साथ सबसे बड़ी समस्या है और प्रायः देखा जाता है कि भारत में श्रम संघ जो हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं। वे हड़ताल बिना किसी कारण के, कई बार तो, या बिना परिणामों के सोचे हुए ही हड़ताल कर देते हैं। कारण तो उनके पास हो सकते हैं, उनके जस्टिफाइड, लेकिन कई बार वो क्या करते हैं कि हड़ताल के परिणामों को सोचे बिना ही हड़ताल प्रारंभ कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनको जनता की सहानुभूति नहीं मिल पाती और आंदोलन जो है वो विफल हो जाता है। मतलब जब आप बगैर सोचे समझे हड़ताल कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, तो नेचुरली आपको जनता की सहानुभूति नहीं मिलेगी, और जनता की सहानुभूति आपको नहीं मिलेगी, जनता का साथ आपको नहीं मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आंदोलन सफल नहीं होगा। इससे श्रम संघों की प्रगति रुक जाती है। अतएव हड़ताल कब करनी चाहिए? तभी करनी चाहिए जब सुलह के या विवाद के हल के सभी प्रयास विफल हो जाए। मतलब जब सारे रास्ते बंद हो जाएं और हड़ताल के अलावा कोई विकल्प खुला न हो, तब तो हड़ताल करना जायज़ है। लेकिन सारे विकल्प खुले हैं और आपने बगैर सोचे समझे, बगैर परिणामों की चर्चा किए अगर हड़ताल कर दी, तो उससे क्या होता है? जनता का सहयोग, जनता की सहानुभूति नहीं मिलती आपको, और जनता की सहानुभूति जब आपको नहीं मिलती तो नेचुरली आंदोलन जो है वो विफल हो जाता है। तो हड़ताली प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। नेक्स्ट है जनमत का समर्थन। अपन ऊपर पहले भी देख चुके हैं कि हड़ताल तब तक सफल नहीं होती जब तक कि हड़ताल को जनता की समर्थन या सहानुभूति न मिले। अभी ऊपर वाले पॉइंट में अपन ने यही चर्चा की थी कि जनता का समर्थन मिलना चाहिए, जनता की सहानुभूति मिलनी चाहिए। तो कोई भी हड़ताल, अभी अपन ने देखा, जब तक सफल नहीं होगी जब तक कि जनता की सहानुभूति उसको प्राप्त ना हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हड़ताल जो है वो न्यायोचित होनी चाहिए, जनता की नज़रों में उचित होनी चाहिए। जनता हड़ताल के समय परेशान ना हो बल्कि आंदोलन में सहयोग करे। कई बार क्या होता है कि आम जनता आंदोलनों के कारण से परेशान होती है और इसका आंदोलन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी स्ट्राइक को सफल करने के लिए ज़रूरी है कि उसमें जनता की सहयोग हो, जनता की सहानुभूति हो, जनता का समर्थन हो। अगर ये समर्थन या सहानुभूति नहीं होगा तो कोई भी स्ट्राइक सफल नहीं हो सकती है। तो जनमत का समर्थन हासिल करने के लिए भी नेताओं को प्रयास करना चाहिए, तभी श्रम संघों का विकास हो सकता है। नेक्स्ट है नियोक्ताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन। श्रम संघों के आंदोलनों की सफलता के लिए नियोक्ता जो हैं, एम्प्लॉयर्स जो हैं, उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होना लाजमी है। परिवर्तन नहीं होगा तो श्रम संघों का विकास नहीं होगा। तो श्रम संघों के आंदोलनों की सफलता के लिए नियोक्ता के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक है। उन्हें श्रमिकों के साथ क्या करना चाहिए? सहयोगपूर्ण व्यवहार और मानवतापूर्ण व्यवहार या मानवीय व्यवहार करना चाहिए। मतलब सेवा योजक या एम्प्लॉयर जो हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि वो श्रमिकों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बिहेवियर कर रहे हैं तथा मानवीय व्यवहार करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर रखते हैं। आपसी विचार विमर्श द्वारा श्रमिकों के विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कोशिश नियोक्ता की रहनी चाहिए कि आपसी विचार विमर्श के द्वारा विवादों का हल निकाला जा सके। उन्हें श्रम संघों को केवल एक लड़ाकू संगठन या लड़ाका संगठन के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि श्रमिकों के कल्याण का संगठन भी समझना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि सेवा योजक श्रमिकों के संगठनों को या श्रम संघों को लड़ाका संगठन मान लेते हैं और वो ये कतई नहीं मानते कि ये श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं।
तो सेवा योजकों को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए। उनको श्रमिकों के साथ या श्रम संघों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी चाहिए और उनको श्रम संघों को एक लड़ाका संगठन ना मानते हुए श्रमिकों के कल्याण का संगठन समझना चाहिए। तो सेवा योजकों को भी अपने दृष्टिकोण में एक बदलाव लाना पड़ेगा यदि श्रम संघों का विकास करना है। और अंतिम बिंदु है सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन। सरकार को भी अपने दृष्टिकोण में श्रम संघों के प्रति परिवर्तन लाना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि केवल सेवा योजक ही अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएंगे, सरकार को भी श्रम संघों के प्रति अपने दृष्टिकोण या धारणा में परिवर्तन लाना चाहिए। सरकार को श्रम नीति इस प्रकार की बनानी चाहिए जिससे श्रम संघों के विकास को तेजी से गति मिले। मतलब सरकार की जो लेबर पॉलिसी है, जो श्रम नीति है, वो इस प्रकार की हो, पॉलिसी इस प्रकार की हो जिससे कि श्रम संघों का तेजी से विकास हो सके। श्रम संघों को आर्थिक सहायता देकर भी सरकार इनका विकास कर सकती है। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार को श्रम संघों को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर देनी चाहिए ताकि श्रम संघों का तेजी से विकास हो सके। तो श्रम संघों के विकास के लिए हम देखते हैं कि न केवल सेवा योजक बल्कि श्रम संघों के विकास के लिए सरकार को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए। तो विद्यार्थियों, कुल मिलाकर ये 14-15 कारण मैंने आपको बताए या मैंने कुछ सुझाव दिए जो कि भारत में श्रम संघों के विकास के लिए दिए गए सुझाव हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सुझाव समझ में आ गए होंगे और इन सुझावों को पढ़ने के उपरांत अपना ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है जिसमें कि अपन ने बहुत सी चर्चाएं की हैं। और पिछली 2 वीडियो क्लास में अपन ने यही देखा है कि भारत में श्रम संघों के विकास में क्या कठिनाइयां हैं, क्या बाधाएं हैं। तो अपन ने बाधाएं देखी थी, 2 प्रकार की बाधाएं थी, आंतरिक बाधाएं और बाहरी बाधाएं। और आज की इस वीडियो क्लास के माध्यम से अपन ने जानने का प्रयास किया कि इन बाधाओं को, चाहे वे आंतरिक हैं चाहे वो बाहरी बाधाएं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है और श्रम संघों का तेज़ी से विकास भारत में कैसे किया जा सकता है, ये अपन ने जानने का प्रयास किया। अगली वीडियो क्लास में अपन नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।